अच्छा, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा देखिए, इलस्ट्रेशन 7 जो है ये करवाएंगे। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट दिन जो है कि जेएलपी का ट्रीटमेंट, जेएलपी क्या होता है और जेएलपी का ट्रीटमेंट, ये सारा चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम लोगों ने देखा था। अभी देखो छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, जेएलपी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंडर एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे हमारा जो है जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको समझ पाएंगे कि कैसे करके करना है। तो देखो क्या बोला है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी 3 पार्टनर है, रेड व्हाइट और ब्लैक, ये तीनों रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का 5:3:2। They took out a joint life policy in 2018 for 50,000। इन्होंने 50,000 का एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है। प्रीमियम जिसका भरना है 3,000 एनुअली ऑन 10th जून। ठीक है, तो प्रीमियम एनुअली भरना है 10th जून को। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर्स वाज एज फॉलोज। 18 का है नील, 2019 का 900, 20 का 2000, 21 का 3,600। ब्लैक रिटायर ऑन 15th April। प्रीपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ना हम अपने हिसाब से यहाँ पर लिखवाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था, तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखने का जरूरत ही नहीं होगा, हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखो ऐसे करके प्रेजेंट कर देते हैं। तुम लोग भी लिख लो इलस्ट्रेशन 7। देखो हम लोग कॉलम बनाते हैं ईयर का, फिर उसके बाद बना लेंगे प्रीमियम का, जैसे हम लोग एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक सरेंडर वैल्यू का। अच्छा, यहाँ पर प्रीमियम कितना देना है, 3,000 एनुअली, और हर बार कब देना है, 10th जून को। ठीक है, 10th जून को प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम का एक फिक्स डेट होता है। जैसे तुम लोग कुछ ईएमआई वगैरह भरते हो तो उसका फिक्स डेट होता है, वैसे प्रीमियम का भी फिक्स डेट होता है। तो 3,000 पर एनम करके देना पड़ेगा। अच्छा, कितने बार का दिया हुआ है यहाँ पर, 2,000। हम लोग 18 से लेके 21 तक का बनाएंगे। ठीक है, 2018, 2019, 2020 और 2021। ठीक है, 3,000, फिर से 3,000 और फिर 3,000। ठीक है, अच्छा अब सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में बोला था कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है नील, और उसके बाद बोला था 900, ये देखो 900। अच्छा नेक्स्ट बोला है शायद 2,000, देखते हैं 2,000, हाँ नेक्स्ट बोला है 2,000। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट बोला है 3,600। अच्छा 3,600, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी फर्म ने लिया है, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर का नाम है वो भी लिख देते हैं, रेड व्हाइट ब्लैक। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर लिखते हैं, रेड, ये साइड में लिख लो, रेड व्हाइट और ब्लैक। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5:3:2। ठीक है, अच्छा अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, मतलब 3 मेथड में कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। 3 पार्टनर है, तीनों ने जेएलपी लिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि एनुअली 10th जून को प्रीमियम भरना पड़ता है। सरेंडर वैल्यू जो है वो 31st दिसंबर का है, इसमें ऐसे लिख लो 31st दिसंबर, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यही बन जाएगा। मतलब सरेंडर वैल्यू कब देगा कंपनी, जब भी देता है, मतलब कब देगा वो तो देखो रिटायरमेंट या डेथ पे डिपेंड करेगा। सरेंडर वैल्यू डेथ पे तो होगा नहीं, डेथ हो जाने पे प्रीमियम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू जो है ये बता रहा है 31st दिसंबर का। ठीक है, इनका ईयर कैसे चलता है, जैन टू दिसंबर ही चलता होगा, तभी तो पूरा 2018 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 17-18 होता तो वो फाइनेंशियल ईयर होता। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक रिटायर हो रहा है 15th अप्रैल, यहाँ पर लिख लो साइड में, ब्लैक रिटायर 15th अप्रैल, 15th अप्रैल, और ईयर भी हमें पता होना चाहिए, 15th अप्रैल 2022। ठीक है, अच्छा अब
क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम ऑफ 3000, अच्छा यहाँ पर रिटायर बोल रहा है और ये पॉलिसी कितने दिन का है वो हमें नहीं बोला है, ठीक है, कि 5 साल का है कि 10 साल का है, मतलब पॉलिसी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अगर कंप्लीट हो जाता तो हमें जरूर बताता। ऐसा सिचुएशन था और ब्लैक रिटायर कर गया 15 अप्रैल को। अब बोलो हम लोग को क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा कि सरेंडर वैल्यू मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। पहला बात है पॉलिसी वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये देखो 50,000 का है, पॉलिसी वैल्यू भी लिख लो, चलो पॉलिसी वैल्यू हम लोग का कितने का है, 50,000 का है। लेकिन अगर कोई बीच में ही इसको डिसकंटिन्यू हो कर दे रहा है, क्यों डिसकंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज ब्लैक रिटायर कर रहा है, इसीलिए ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्योंकि आपने पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया, तो इसीलिए क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू, सॉरी सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब कौन सा सरेंडर वैल्यू मिलेगा मुझे तुम लोग ये बताओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला, ये क्वेश्चन है मेरा सबसे पहले। 3600, 3600 मिलेगा। देखो कभी कभी हम लोग को लगता है कि 2000 मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है किसी को भी तो वो गलत है, क्योंकि देखो हम लोगों ने कब कब प्रीमियम भरा, 2018 का पूरा प्रीमियम भर दिया, ठीक है। 2019 में भी हम लोगों ने प्रीमियम भरा, कब भरा होगा, 10 जून, ठीक है। ये भी कब भरा होगा, 10 जून, ठीक है। अच्छा फिर 2020 जब आया तब 10 जून 2020 का भी प्रीमियम भर दिया। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम कब आने वाला था, 10 जून 2021, ठीक है। अच्छा अब ये रिटायर कब कर रहा है, 15 अप्रैल 2022 को, तो इसके बाद का प्रीमियम कब आता, अगर प्रीमियम होता तो 10 जून 2022 को होता। अब जून पहले आता है कि अप्रैल पहले आता है, अप्रैल। तो अगर रिटायरमेंट अप्रैल में हो रहा है, ये मान लो अप्रैल है, इसके बाद ये जून है, ठीक है, ये मान लो है 10 जून, तो अगर प्रीमियम भरा ही नहीं तो हम लोगों ने कितना प्रीमियम भरा, 1 2 3 4 4 प्रीमियम भर दिया, मतलब ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, उसके बाद रिटायरमेंट हो रहा है, इसीलिए हमें कितना मिलेगा, 3600। क्योंकि ये दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होता है, कभी कभी लगता है कि 2000 मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों ने लास्ट प्रीमियम कौन सा भरा था, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा 21 तक का प्रीमियम भर दिया था, क्योंकि 21 तक का प्रीमियम भरा है, 22 का प्रीमियम नहीं भरा है, तो 21 का जो सरेंडर वैल्यू दिख रहा है वही हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम लोग को यहाँ पर समझना है कि क्या ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेजर बनाना है जहां पर जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। मुझे एक चीज बताओ, जेएलपी अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है, हाँ मतलब मेथड बोलो, मेथड नाम, 3 ट्रीटमेंट है ना, जेल एसेट वाले में बनता है, ठीक है। जब जेएलपी एज एन एक्सपेंस होता है तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके बाद करते हैं जब पैसा मिल जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो वहां तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, तो जेएलपी अकाउंट तो बन ही नहीं रहा है। जेएलपी अकाउंट वहां बनता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, कहीं नहीं बोलेगा कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जेएलपी अकाउंट अगर तुम लोग को हम दिखा भी देते हैं, ये देखो हम लोग जब जेएलपी अकाउंट मेंटेन कर रहे थे वो हम लोग का यहाँ पर था, ये देखो ये रहा, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक प्रीमियम भरा, जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम, मतलब हम लोगों ने क्या किया, कुछ अमाउंट एक्सपेंस पे देना होता है और जितना सरेंडर वैल्यू पक्का है हमें मिल जाएगा उतना हम लोग जेएलपी में ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए जेएलपी अकाउंट बोल के हमें एसेट बुक करना पड़ता है। तो हमें सेकेंड मेथड में इस क्वेश्चन को करने के लिए बोला है। अच्छा लेजर बनाना है, कौन कौन सा लेजर बनाए, देखो यहाँ पर लेजर हम लोग जो एंट्री होता है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जेएलपी प्रीमियम, देखो हम लोग का एंट्री क्या क्या होगा, बोलो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, प्रीमियम भरने का, तो क्या एंट्री होगा, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, तो 2 अकाउंट बन जाएगा, एक बैंक का बन जाएगा और एक किस चीज का बनेगा, जेएलपी प्रीमियम का। तो पहला अकाउंट बनाओ जेएलपी प्रीमियम, बैंक अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये जस्ट समझाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है, कि ऐसा लाइन बाय लाइन हमें कुछ क्वेश्चन पूछ, जेएलपी प्रीमियम, और बैंक अकाउंट भी अगर बनाना चाहते हो तो बना लो बैंक अकाउंट। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, नहीं पीएल में ट्रांसफर करेंगे ना, पीएल टू जेल, पीएल टू क्या करते हैं, जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। तो और क्या अकाउंट बनेगा, जेएलपी प्रीमियम तो बन चुका है, अब क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, बनाओ पीएल अकाउंट।
पीएल अकाउंट ऐसा चलता गया होगा 3 साल तक, 3 नहीं 4 साल तक, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन 4th ईयर जब आया तब रिटायरमेंट हुआ, तब क्या एंट्री करना पड़ता है, पैसा मिला होगा, तब हम लोग क्या एंट्री कर रहे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना अमाउंट लॉक हो गया था, सारे अमाउंट तो लॉक है, क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद करो मैंने जो मेथड बोला था, कुछ भी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सारी चीज तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर एंट्री करेंगे, जेएलपी का तो एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, पैसा जो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट टू जेएलपी, बट वो जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जब बुक होता है एज एन एसेट तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट में ज्यादा अमाउंट में लॉक हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे, जेएलपी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, तुम लोग को एंट्री, एक एक एंट्री पास करके इसको जैसे लेजर पोस्टिंग करते हो वैसे लेजर पोस्टिंग करते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ये जस्ट समझने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एंट्री कब करेंगे बोलो, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, पहला एंट्री कब होगा, डेट, हाँ 10/6/2018, है ना। तो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, तो यहाँ पर लिखो 10/6/2018 टू क्या लिखेंगे, बैंक, कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट तो सेम है, ठीक है 3000। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर दो, कहाँ करोगे, बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में करेंगे, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, 10th जून 2018 को बाई जेएलपी प्रीमियम बोल के, जेएलपी प्रीमियम कितना लिखेंगे, 3000, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये एंट्री के बाद क्या बनेगा, पीएल, ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, इसका डेट कब होगा, 31 दिसंबर, क्योंकि ईयर एंड तो इनका जैन टू दिसंबर का है ना, ये तो प्रीमियम का एंट्री किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएगा टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है, टू जेएलपी प्रीमियम कितना हो जाएगा, 3000, और जेएलपी प्रीमियम में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, जेएलपी प्रीमियम में इसका क्रॉस पोस्टिंग करो बाई, यहाँ पर बाई पीएल, बाई पीएल 3000, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कोई भी झमेला नहीं है, क्यों बोलो, फर्स्ट ईयर में हमें एसेट को बुक करने का कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि सरेंडर वैल्यू हम लोग का 0 है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बार से हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पहले साल का हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग 2019 का करेंगे, फिर से 10th जून को प्रीमियम भरना पड़ेगा, 10th जून 2019 को प्रीमियम भरेंगे टू बैंक, कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। अच्छा, अब बैंक में एंट्री करो, बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करो 10th जून 2019 को बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। अच्छा, अब पीएल में जब लिखेंगे, क्या डायरेक्ट हम लोग पीएल में लिख देंगे 3000, बोलो, या फिर कितना लिखना पड़ेगा, हाँ 900 का हटा के लिखेंगे। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, देखो प्रीपेयर लेजर एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, अच्छा तब ये एसेट वाला नहीं है, मैंने जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड बोल दिया, ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट होने वाला था, ठीक है। तो ये बोला है नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड, मतलब कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है। हाँ, तो अभी अभी तक हम लोग का कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ इम्पैक्ट आता ही नहीं। थर्ड वाला में लिखा हुआ रहेगा कि जेएलपी एज एन एसेट एंड रिजर्व, दोनों लिखा हुआ रहेगा, दोनों लिखा हुआ रहना चाहिए, देखते क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यहाँ ना नो लिखा हुआ था, ठीक है, तो हम लोग नो यानी हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, देखो कुछ गलत नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, अगर हम सेकंड वाला कर लेते ना तो हमें काटना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना। अच्छा, अब अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर सॉरी एज एन एक्सपेंस है, तब तो आसान हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से हम लोगों ने प्रीमियम भर दिया, यहाँ पर एंट्री कर दिया, अब पीएल में कितना दिखाएंगे बोलो, पूरा ही दिखाएंगे, तो लिखो कितना होगा, 31 दिसंबर 2019 टू क्या लिखेंगे, जेएलपी प्रीमियम कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है, 3000 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर से क्या होगा यहाँ पर, हाँ फिर से हम लोग 10th जून का ही एंट्री करेंगे, 10th जून
20 हम लोग अभी यहाँ पहुंच चुके हैं। ओ हाँ, पीएलबी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं 31 दिसंबर 2019। हाँ, पीएलबी क्रॉस पोस्टिंग कर दो। ठीक है, पीएल का भी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर टू बैंक, फिर से पेमेंट करो। कितना? 3000। अच्छा, बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे 10 जून 2020 का बाई JLP प्रीमियम 3000। अब पीएल में ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर 2020। टू क्या लिखेंगे? JLP प्रीमियम 3000। और ये JLP प्रीमियम जो है ये फिर से हमारा JLP प्रीमियम में बाई पीएल बोल के चला जाएगा। 31 दिसंबर 20 बाई पीएल, सेम एंट्री होता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब 10/6/2021 फिर से सेम एंट्री जस्ट लिखते जाओ। यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा 3000। अच्छा, बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। बैंक में क्या लिखेंगे? बाई JLP प्रीमियम। हाँ, 3000। अच्छा, अब JLP प्रीमियम में तो बैंक लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर 2021 टू JLP प्रीमियम 3000। ठीक है, और JLP प्रीमियम में बाई पीएल लिखेंगे। ठीक है, सेम चीज बस लिखते जाना है, अमाउंट सब सेम है। ठीक है, बस डेट तुम लोग को चेंज करके लिखना है, बाकी तो एज इट इज लिखते जा रहे हैं हम लोग। देखो, वैल्यू का भी कोई चेंजेस नहीं है और किसी भी चीज का कोई चेंज नहीं है। देख लो, यहाँ पर हमारा टोटल ऐसे 4 एंट्री होना चाहिए। ठीक है, इधर 4 इधर 4। प्रीमियम पे प्रीमियम के खर्चे को पीएल में ट्रांसफर। पीएल देखेंगे तो कैसे दिखेगा? पीएल में ये खर्चा चार्ज हुआ है, बाकी ये क्लोज नहीं कर पाएंगे। पीएल का सारा डेटा तो हम लोग के पास है नहीं, बैंक का भी सारा डेटा नहीं है। बैंक हमारा कम हो गया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीमियम भर दिया है। ये दिखा रहा है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल रहे हैं हमारा इतना एक्सपेंस चार्ज हुआ है। अब जब रिटायरमेंट हुआ, कितने अप्रैल को हुआ, डेट बताओ? 15 अप्रैल को। ठीक है, तब क्या एंट्री होगा? तब हमें JLP का क्या होगा? अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो लिखो यहाँ पर 2000 कब हुआ है रिटायरमेंट? 21 को, 22 को ना। तो बाई बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। बाई बैंक हो गया 3600। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ तो JLP अकाउंट मेंटेन हुआ है। नहीं, ये वो JLP अकाउंट नहीं है, ये तो पैसा रिसीव हो रहा है उसका JLP अकाउंट है। JLP अकाउंट मेंटेन करके तो हम लोग प्रीमियम का खर्चा नहीं दिखा रहे ना। मतलब उसमें क्या होता है, JLP अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं हम लोग वो वाले मेथड में। पीएल में पूरा चार्ज थोड़ी ना करते हैं। अभी आएगा वो वाला मेथड तो देखोगे। यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब ये पैसा पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, टू क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट, रेड, व्हाइट और ब्लैक। बताओ कितना कितना होगा? रेशियो भी मैंने लिखवा दिया था। रेशियो क्या लिखवाया? 5:3:2। बोलो कितना कितना हो रहा है? अरे बोलो, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तुम लोग? ये 5, पहला वाला 1800 ना। दूसरा 1200 होगा और तीसरा 1200 नहीं होगा शायद, 1080 देखो। अच्छा एक है। ये अमाउंट होगा ना 3600। पॉइंट क्या आ रहा है? 3600 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 1800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 1080 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 720। ये क्लोज कर देंगे 3600, 3600। सिर्फ ये क्लोज कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अदर कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जिस बेसिस पे हम लोग अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है,
देखो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने किया था, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होने से प्रीमियम भरो, भरते जाओ। अगर बीच में पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो जब तक प्रीमियम भरे हो उसके अकॉर्डिंग जो सरेंडर वैल्यू दिखेगा वो हमें मिल जाएगा। प्रीमियम भरने का एक ही एंट्री है, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम, पैसा मिलने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, फिर जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, कंप्लीट। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है इसको और पढ़ने का जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ब्लैक रिटायर्स, वही एक ही बात बोला है। देखते हैं यहाँ पर मेंटेन क्या करने बोला है। यहाँ पर बोला है प्रीपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। मतलब जेएलपी अकाउंट हम लोग अलग से मेंटेन करेंगे सरेंडर वैल्यू बेसिस में, मतलब वही पीएल पे पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, जितना सरेंडर वैल्यू है उतने से प्रीमियम को बाइफरकेट करके फिर दिखाएंगे। तो पढ़ने से समझ में आएगा कि कौन सा मेथड करना है। कैसे समझ में आएगा, देखो क्लियरली लिखा हुआ है जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन, लेकिन क्या लिखा हुआ है, किस बेसिस पे मेंटेन करना है, सरेंडर वैल्यू बेसिस पे। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने 3000 प्रीमियम भरा, उसके अगेंस्ट में 8000 अगर हमें सरेंडर वैल्यू दिख रहा था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पर कितना फिर पीएल में दिखाएंगे, बोलो कैसे दिखाते थे। सॉरी, ये 10,000 होना चाहिए, हाँ तब होगा ना। ये अगर 10,000 हुआ तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ अगर सरेंडर वैल्यू हमें 8000 दिख रहा है तो हम लोग बोलते थे प्रीमियम का 10,000 को हम लोग दो पार्ट कर लेंगे, 8000 हम लोग एसेट में दिखा देंगे, 2000 हम लोग प्रीमियम बोल के पीएल में दिखाएंगे। यही तो था, इसी चीज को हमें करना है। सेम यही वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अभी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी क्वेश्चन, यही डेटा एज इट इज है, करना है। यहाँ पर भी ब्लैक रिटायर कर रहा है, तो ब्लैक रिटायर करेगा तो हमें क्या मिलेगा, वही सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा, लेकिन इसका मेथड अलग हो जाएगा। अच्छा, क्या इस मेथड में हम लोग प्रीमियम नहीं भरेंगे, प्रीमियम तो भरेंगे। तो पहला एंट्री क्या होता है, जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। अच्छा, जब ट्रांसफर करेंगे तो पीएल टू जेएलपी प्रीमियम होगा, लेकिन सरेंडर वैल्यू जहां जहां दिखेगा वहां पर क्या होगा, पीएल डेबिट जेएलपी डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम होगा। देखो भूल गए हो, इसलिए मैंने बोला था एक बार देखने के लिए। ठीक है, हम एक बार दिखा देते हैं, ये देखो तुम लोग को कैसे करना था, हम लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखो क्या एंट्री था, जेएलपी एज एन एसेट, ये देखो एक बार देख लो, याद हो जाएगा। जेएलपी प्रीमियम टू बैंक, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम, ये हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो मैंने ये लिख के काट दिया था, फिर मैंने सेकंड वाला तुम लोग को दिखाया था 8000 हम लोगों का यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम लोग का 10,000 का ही प्रीमियम था। याद करो मेरा क्वेश्चन, 10,000 का ही प्रीमियम था, लेकिन उसके अगेंस्ट में 8000 सरेंडर वैल्यू था। तो हम लोग एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ 2000, क्योंकि हम लोग ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक्सपेंस किए उसके अगेंस्ट में हमें 8000 ऑब्वियसली मिलेगा। तो जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पीएल का एंट्री क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ भी जो है सरेंडर वैल्यू नहीं था, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे थे। ये 2 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एंट्री होना चाहिए। ये फर्स्ट ईयर में तो जैसे है वैसे ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। सेकेंड ईयर में पीएल में पूरा 10,000 नहीं जाएगा, इस तरीके से बाइफरकेट होगा। तो क्या क्या लेजर बनना चाहिए, एक तो बनेगा जेएलपी प्रीमियम, एक बैंक बनेगा, एक पीएल बनेगा, जेएलपी प्रीमियम हो जाएगा, और क्या बनेगा, एक जेएलपी बनेगा। तो 4 अकाउंट बनेगा, जेएलपी प्रीमियम, बैंक, पीएल और जेएलपी अकाउंट। तो बना इलस्ट्रेशन 8, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट और जेएलपी अकाउंट। जेएलपी अकाउंट 4 अकाउंट बनेगा, ठीक है। जेएलपी अकाउंट में थोड़ा ज्यादा जगह रखना है, ठीक है। बैंक में कम जगह रखोगे चलेगा, जेएलपी में ज्यादा जगह रखो, जेएलपी प्रीमियम भी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए।
अच्छा सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या भरेंगे, प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा बताओ, पहला एंट्री क्या होगा, टू बैंक 10th जून को, ठीक है। 10th जून ईयर कौन सा है, 2018, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक, प्रीमियम भर दिया हम लोगों ने कितना, 3000, ठीक है। अच्छा अब जब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये जेएलपी एज एन एसेट है, हमें चेक करना चाहिए अगेंस्ट में कोई सरेंडर वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, क्या फर्स्ट ईयर में जब हम लोग प्रीमियम भर रहे हैं अगेंस्ट में कोई सरेंडर वैल्यू है, नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट कहाँ चला जाएगा, पीएल में, ठीक है। 3000 का, हाँ बाई पीएल 3000 में पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल, यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली, तो ये डेट लेकिन होगा 31 दिसंबर, ठीक है। 18 बाई पीएल, और क्रॉस पोस्टिंग भी कर लो साथ ही साथ, ठीक है। इसे क्लोज कर दो ऐसे करके। अब हम लोग पीएल में जाते हैं, पीएल में, अच्छा बैंक में भी एंट्री करते हैं, 10th जून बोल के यहाँ पर बैंक में भी एंट्री कर देते हैं। बैंक में क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग में बाई जेएलपी प्रीमियम। हाँ, बाय JLP जेएलपी प्रीमियम, हाँ बाय जेएलपी प्रीमियम 3000। अच्छा अब यहाँ पर पीएल में लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे 31 दिसंबर देना है, ठीक है। यहाँ पर जून नहीं लिखना है, 31 दिसंबर टू जेएलपी प्रीमियम 3000 हो गया। अच्छा इस बार हमें कोई जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैंने जो मेरा लेजर नंबर 4 जेएलपी अकाउंट बनाया वहां कुछ पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। 3 ही अकाउंट में पोस्ट हुआ, इसमें पोस्ट कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो जेएलपी अकाउंट का यूज करना ही नहीं पड़ा, अब शायद नेक्स्ट ईयर से यूज करना पड़े, ठीक है। अच्छा अब हम लोग फिर से नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, 10th जून 2019 आ गया होगा। अब हम लोग प्रीमियम भरेंगे टू बैंक, कितना प्रीमियम भरेंगे, 3000। अच्छा अब पीएल में सेंड करने के पहले चेक करो कि कोई हम लोग का सरेंडर वैल्यू है कि नहीं, अगर चाहो तो बैंक में एक बार क्रॉस पोस्टिंग कर लो, है सरेंडर वैल्यू कितना है बोलो। हाँ तो फिर एंट्री कैसे करेंगे, एक बार बैंक में एंट्री कर लेते हैं उसके बाद करते हैं, बाई जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग कर लिया साथ ही साथ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था, सरेंडर वैल्यू है 900, क्या हमें पूरा 3000 खर्चा बुक करना पड़ेगा, नहीं, कितना बुक करेंगे, 2100, हाँ क्योंकि 900 तो हमें कंफर्म है कि मिल ही जाएगा, अगर आज ही पॉलिसी बंद करते हैं तो भी 900 मिल जाएगा, तो 2100 का हम लोग पीएल बुक करेंगे। तो एंट्री क्या होगा बताओ, एंट्री यहाँ लिखते हैं, पोस्ट करने में आसानी हो जाएगा, पीएल डेबिट कितना 2100 टू जेएलपी प्रीमियम 2100, और एक एंट्री होगा जेएलपी अकाउंट डेबिट, जेएलपी में कितना भेजेंगे 900, टू क्या लिखना पड़ेगा जेएलपी प्रीमियम, क्योंकि इसी एक्सपेंस को पीएल में देते थे, इसमें कुछ पीएल में जाएगा और कुछ अमाउंट हम लोग का जेएलपी में जाएगा, कितना जाएगा वो तो हम लोग कैलकुलेट करके देख रहे हैं। अब इसी एंट्री को पोस्ट करो जिस भी अकाउंट में जाने वाला है, जैसे पीएल टू जेएलपी प्रीमियम, तो सबसे पहले जेएलपी प्रीमियम में क्या लिखेंगे बोलो, बाई, हाँ बाई पीएल, हाँ बाई पीएल बोल के लिखेंगे 2100, ठीक है, हाँ 2100। अच्छा अब यहाँ पर तो लिख दिया, और भी लिखना पड़ेगा जे पीएल, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम, तो बाई जेएलपी भी लिखेंगे, बाई जेएलपी ये लिखेंगे हम लोग 900। अच्छा अब ये पीएल का क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, अब देखते हैं नीचे मेरा क्या लेजर है, बैंक है, बैंक में तो नहीं होगा, पीएल में लिखना पड़ेगा, पीएल में क्या लिखेंगे टू जेएलपी प्रीमियम, कितना लिखेंगे 2100, और जेएलपी में क्या लिखेंगे टू जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी में लिखना पड़ेगा टू जेएलपी प्रीमियम। ये डेट कौन सा होगा 31 दिसंबर, कितना चल रहा है ये 18 या 19, 19, अच्छा 19, 18 नहीं, ये 19 होगा, सेकेंड ईयर वाला है ना, टू जेएलपी प्रीमियम, हाँ
नहीं, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट तो ये होगा ही नहीं, लॉक हो जा रहा है ना एसेट। अगर पैसा मिलेगा भी तो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। डिस्ट्रीब्यूट तब करते जब पैसा मिलेगा। ये तो जस्ट हम लोग ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का पूरा पोस्ट हो गया। देखो, दो जो एंट्री हम लोगों ने किया था क्रॉस पोस्टिंग सब कंप्लीट है। अब इस अकाउंट को क्लोज करो, ये वाला। यहाँ पर कितना होगा टोटल करने से? 3000। इधर भी कितना हो जाएगा? 3000। इस अकाउंट को क्लोज करो यहाँ पर। मतलब दोनों साइड टोटल कर दो। क्लोज करने का मतलब हम बोल रहे हैं दोनों साइड में टोटल कर दो। 3000 आ रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर लिखते, नहीं तो 4 ईयर हम नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे। 3000, इसको भी थोड़ा ऊपर लिखेंगे। 3000। अच्छा, और कोई अकाउंट अगर क्लोज होगा ना तो वो भी हम लोग कर लेंगे, देखते हैं। बैंक का तो कोई डिटेल्स है नहीं, तो बैंक को तो क्लोज नहीं कर पाएंगे। पीएल में भी कुछ क्लोज करने लायक है नहीं, ये ऐसे लिख सकते हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा, जेएलपी में, जेएलपी को क्लोज करेंगे। जेएलपी क्या है? एक एसेट है। एसेट को हम लोग क्लोज नहीं करते। जैसे डेटर अकाउंट बनाते हो तो डेटर अकाउंट को तो क्लोज करते हो ना। तो ये मेरा क्या है? ये अमाउंट मेरा रिसीवेबल अमाउंट है कि अगर हम पॉलिसी बंद करते तो मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2019 में लिखो बाई बैलेंस सीटी बोल के, ठीक है। हमारे पास 900 रुपीज का एसेट है। इसको ऐसे क्लोज कर दो। अब ये ब्रॉड डाउन कर दो, ठीक है। ब्रॉड डाउन करने का मतलब जैसे कभी एसेट अकाउंट ओपन करते हो या लाइबिलिटी जो भी करते हो, कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में कर रहे हो तो उसे ब्रॉड डाउन करते हो ना, तो यहाँ पर डेट क्या लगना चाहिए? 1/1/20। हाँ, तो 2 क्या लिखेंगे? बैलेंस बीटी, ठीक है। इसे हम लोग ब्रॉड डाउन कर लिए एसेट के बैलेंस को। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लिखो, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। तो 2 इयर्स का हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड ईयर में आके फिर से सबसे पहले क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। थर्ड ईयर में आके सबसे पहले भरो प्रीमियम। तो प्रीमियम भरेंगे तो क्या एंट्री करते हैं? जेएलपी प्रीमियम टू बैंक। तो 10 जून 2020 को लिखो टू बैंक। अमाउंट तो वही है 3000। साथ ही साथ बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करो। बैंक में क्रॉस पोस्टिंग क्या करेंगे? 10 जून 20 को बाई जेएलपी प्रीमियम, बाई जेएलपी प्रीमियम हो गया 3000। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है? एक्सपेंस को ट्रांसफर करना पड़ता है पीएल में, लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कितना सरेंडर वैल्यू है उसका। यहाँ पर लेकिन लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा। देखो, एक्चुअली ये जो है, लास्ट दिन दर्श मुझे ये बात बोल भी रहे थे। ये देखो, ये जो 900 जो है ये हमारा रिसीवेबल है। फिर जो हमें 2000 दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली टोटल 2000 रिसीव जो होगा इसमें ये 900 इंक्लूडेड है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये क्यूमुलेट अमाउंट है। अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं तो 900 मिलेगा। अगर हम लोग सेकेंड ईयर मतलब थर्ड ईयर, बेसिकली थर्ड ईयर में प्रीमियम देने के बाद अगर क्लोज करते हैं तो हमें ये 900 तो मिलेगा, प्लस और कुछ अमाउंट मिलके 2000 होगा। तो और कितना मिलेगा ताकि 2000 हो जाए? 1100, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअली सेकेंड ईयर में हमें कितना मिल रहा है, मतलब सेकेंड टर्म में या फिर थर्ड ईयर के एंड में जब हम लोग प्रीमियम देने के बाद बंद करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1100, ठीक है। इसमें हम लोग 2000 पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये क्यूमुलेट अमाउंट है। और ये 3600 कैसे बना है? 900 प्लस 1100 प्लस और कितना करने से 3600 होगा? 1600 शायद, देखो तो 1600 हो रहा है। माइनस करके 2000, तो 2000 से ही माइनस करने से तो पता चलेगा। हाँ, 1600 ही तो 1600, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर फर्स्ट ईयर यहाँ पर आके हम लोग गिव अप करते हैं 900 मिलेगा, यहाँ पर गिव अप करेंगे ये तो मिलेगा ही, प्लस ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर गिव अप करोगे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, साथ साथ ये भी मिलेगा, इतना मिलेगा। तो जितना मिल रहा है 900 तो ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं। अभी अभी तो 900 को देख के ही हम लोगों ने पीएल और जेएलपी का अमाउंट निकाला, तो दोबारा से 900 को नहीं देखना पड़ेगा। अभी जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो सिर्फ कितने पे करेंगे? 1100 पे करेंगे। फिर जब हम लोग थर्ड टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो कितने पे करेंगे? सिर्फ 1600 के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो 900 का एसेट बुक कर चुके हैं। तो फिर दोबारा से उसका इंपैक्ट हमें नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 1100 के बेसिस पे बुक करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आया?
अरे बोलो तुम लोग, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, तो चलो बुक करो। तो कैसे बुक करेंगे देखो, अब इसका मतलब कितने अमाउंट से एंट्री होगा, 3000 का प्रीमियम है। अब हमें यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर आके हमें कितना मिलने वाला है, 1100, ठीक है। 3000 के अगेंस्ट में 1100 मिल जाएगा, तो फिर पीएल में कितना बुक करेंगे, ये तो जेएलपी में जाएगा। पीएल में कितना बुक करेंगे, माइनस करने से कितना आ रहा है, 1900। तो 1900 कहाँ बुक करेंगे, पीएल में। हाँ देखो ये समझ में आ गया। 3000 के अगेंस्ट में तो हम लोग चेक करते हैं ना, यहाँ पर तो हमें 900 का कुछ करना है नहीं, कितने का करना है, 1100। तो 3000 के अगेंस्ट में हमें कितना पक्का मिलेगा, 1100। तो बाकी मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब एंट्री वही होगा, पीएल टू जेएलपी प्रीमियम, जेएलपी टू जेएलपी प्रीमियम, सेम एंट्री, बस तुम लोग उसके हिसाब से इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करो, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, 31 दिसंबर जैसे यहाँ पर लिखा है। ये देखो इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखो 31 दिसंबर 2020 बाई पीएल। पीएल में कितना दिखाएंगे, 1900, ठीक है। पीएल में दिखा देंगे 1900, और 31 दिसंबर 2020 बाई जेएलपी बोल के दिखाएंगे, कितना दिखा रहे हैं हम लोग, 1100। अच्छा ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो। हम लोग को सरेंडर वैल्यू तो दिख रहा है 2000, लेकिन 2000 में 900 एक्यूमुलेट यानी कि इंक्लूडेड है, तो उतना लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1100। तो 3000 का ये देखो, ये 3000 का ऐसा दो पार्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3000, और यहां पर भी हो जाएगा हम लोगों का 3000, ठीक है। अच्छा अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो, ठीक है। बैंक में तो नहीं होगा, पीएल में होगा और जेएलपी में होगा। पीएल में क्या लिखेंगे, टू जेएलपी प्रीमियम, पीएल में लिखेंगे टू जेएलपी प्रीमियम, टू जेएलपी प्रीमियम कितना, ये देखो 1900, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर जेएलपी में क्या लिखना पड़ेगा, जेएलपी में लिखेंगे इधर लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ लिखेंगे तो 31 दिसंबर 2020 टू जेएलपी प्रीमियम 1100। अच्छा अब इसको टोटल करके इधर हम लोग क्लोज कर देंगे। हाँ ये देखो टोटल 2000 का एसेट बुक हो गया, पहले 900 अभी 1100 मिला के 2000 का एसेट बुक हो गया। अभी हमारे पास कितना एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस 2000, तो बाई बैलेंस सीडी 2000, ठीक है। अब इस 2000 को हम लोग फिर से ब्रॉट डाउन भी कर देंगे इधर। अब इधर ब्रॉट डाउन करो, डेट होगा 1 Jan 2021 टू बैलेंस BD 2000। तो ये अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब और एक अकाउंट भी क्लोज होगा, देखो यहाँ पर और एक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा ये भी हम लोगों ने कर लिया था, चलो ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट, नेक्स्ट जो है ये लास्ट हो जाएगा हम लोग का। फिर से हम लोग 10 जून को पेमेंट करेंगे, 10 जून 2021 टू बैंक 3000। बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करो, 10 जून 2021 बाई जेएलपी प्रीमियम 3000, ठीक है। जेएलपी प्रीमियम 3000 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड होगा, कुछ अमाउंट पीएल में जाएगा, लिख लेते फिर अमाउंट चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ अमाउंट हम लोग का पीएल में जाएगा और कुछ अमाउंट हम लोग का कहां पर जाएगा, जेएलपी में जाएगा, ठीक है। जिसका टोटल हमेशा कितना होना चाहिए, 3000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे याद है, हम अमाउंट लिखते हैं सबसे पहले। लास्ट हम लोग का सरेंडर वैल्यू कितना था बताओ, 3600। लास्ट सरेंडर वैल्यू कितना था देखो, 3600, ठीक है। लास्ट वाला 3600, अब माइनस कर करके लिखो। 3600 में कितना बुक कर चुके हैं, 900 और 1100। तो इसके अलावा जो बचेगा वो हम लोग बुक करेंगे, बोलो कितना हो रहा है। अच्छा 16 हो रहा है, 1600 ये हम लोग किस में दिखाएंगे, जेएलपी, और बाकी हम लोग कहाँ दिखाएंगे,
पीएल में दिखाएंगे तो बाकी पीएल में कितना जाएगा, 3000 से 1600 लेस कर दो, बैलेंस करके आ जाएगा। मतलब वही बैलेंस करके ही तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, बैलेंसिंग फिगर लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। 1400, ठीक है। सरेंडर वैल्यू में कितना ब्लॉक करेंगे, जितना कर सकते हैं। देखो टोटल तो 3600 दिखा रहा है, लेकिन उसमें से 900 और 1100 तो पहले ही बुक कर चुके हैं, तो अभी कितना करेंगे 1600। ये देखो ऐसे ही तो मैंने दिखाया था ना, ये देखो इसमें 900 बुक हो जाएगा, इसमें 900 प्लस 1100 है, इसीलिए हम लोगों ने सेकेंड वाले टाइम में सिर्फ 1100 बुक किया। इसमें था 900, 1100 और 1600, तो ये और ये तो बुक हो चुका था, तो कितना बुक हुआ 1600। तो 3000 में 1600 एसेट 3000 के अगेंस्ट में, तो बाकी मेरा क्या हो जाएगा पीएल, ठीक है। तो मैंने वो पीएल में रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री तो सेम ही था इसीलिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्रॉस पोस्टिंग करो, पीएल में लिखो और जेएलपी में लिखो। पीएल में लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर 2021 टू जेएलपी प्रीमियम, कितना हो रहा है प्रीमियम 1400 शायद। अच्छा, और इधर हम लोग टू, ये 31 दिसंबर 2021 टू क्या लिखेंगे, जेएलपी प्रीमियम। ये वैल्यू हम लोग का कितना हो रहा था, ये कितना आया था 1600, एक 1400 और 1600 देख लेते हैं। जेएलपी प्रीमियम ये हम लोग का, हाँ 1600 जेएलपी बोल के, और ये 1400, दोनों मिला के 3000 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो टोटल करते हैं अभी कितना हो जाएगा 3600, वही तो होना चाहिए सरेंडर वैल्यू। ये मेरा जेएलपी क्या बताता है कि मेरा सरेंडर वैल्यू कितना है, जेएलपी अकाउंट तो मुझे सरेंडर वैल्यू ही बताएगा। पहले सरेंडर वैल्यू कितना दिख रहा है 900, फिर कितना दिख रहा है 2000। अभी इसको इधर बैलेंस करो, देखो कितना दिखेगा 3600। अगर नहीं दिखता है तो मान लो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत कैलकुलेशन कर दिया होगा। तो बाई बैलेंस सीडी 3600 ऐसे करके रिकॉर्ड हो, ठीक है। इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर एसेट और लाइबिलिटी दोनों होगा तो हमें क्वेश्चन में बताएगा जेएलपी अकाउंट एंड जेएलपी रिजर्व इज मेंटेन, जेएलपी अकाउंट एंड जेएलपी रिजर्व इज मेंटेन, इस तरीके से लिखा हुआ रहे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करके करना है, एक्यूमुलेट होगा तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा हम। अच्छा, इसके बाद ये बीच में जो क्वेश्चन बाकी था हम लोगों ने कर लिया, जेएलपी के लिए ही बाकी था। इलास्ट्रेशन 9 हम लोगों ने कर लिया था शायद, है ना, नहीं इलास्ट्रेशन 9 करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इलास्ट्रेशन 9 में क्या बोला है, बोल रहा है कि ABC are in partnership sharing profit and losses at the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm 31st December 2001 as follows. बोल रहा है कि बैलेंस शीट जो है फर्म का वो दे रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में एबीसी का कैपिटल दिया है, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, सन्ट्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ये देखो यहाँ दिख रहा है जेएलपी, मतलब ये बताओ ये कौन सा मेथड इन्होंने फॉलो किया है, एसेट मेथड। तो ये कौन सा वैल्यू दिख रहा होगा, सरेंडर वैल्यू। लिखा हुआ नहीं है तो क्या हुआ, ये क्या वैल्यू दिख रहा है, इस डेट तक का सरेंडर वैल्यू दिख रहा है कितना 20,000 ऑन 1/1/2022। ए वांट्स टू रिटायर, ए रिटायर करना चाहता है, ठीक है। बी एंड सी एग्री टू कंटिन्यू 2:1, बी और सी 2:1 में कंटिन्यू करेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन 1/1/2017 फॉर 1 लाख। देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो लिया गया है 1/1/17 में 1 लाख का, एंड इट्स सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 21 टू 25,000। देखो इन्होंने जो जेएलपी लिया था वो लिया था 17 का, ठीक है, 1/1/17 में। यहाँ पर ये कब का बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 21, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार 31 दिसंबर 21 का बैलेंस शीट है, तो मुझे पढ़ने में आसानी होगा यहाँ पर। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 1 लाख जो है पॉलिसी वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू इस डेट में 25 होना चाहिए, लेकिन कितना दिख रहा है, ऐसा क्यों, जब सरेंडर वैल्यू मेरा 20,000 है तो 20,000 ही तो दिखना चाहिए, अलग क्यों दिख रहा है, बोलो क्या रीजन है। मैम रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? हाँ रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है। ये देखो ये बुक वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इसके वैल्यू को
बढ़ा दिया है, ठीक है। कितने से बढ़ाया है? 5000। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल को इन्होंने रेज किया है कितने में? 1 लाख। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट वाज रीवैल्यूड फॉर 1,10,000। ये जो है ये भी इंक्रीज कर दिया। Also they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim। वो बोल रहे हैं कि हम लोग ए को पे करने के लिए पूरा नहीं पे कर रहा है, कितना वो लोग जो है जितना जरूरत पड़ेगा कैश का वो लेके आएगा, ताकि कम से कम ए का 50% वो लोग दे ले। इसके अलावा टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000। अच्छा, और भी कैश लेके आएगा। कैश लाके क्या करेगा? बोल रहे इतना कैश लाएंगे कि ए का 50% पे कर दे, ठीक है। अच्छा, और इतना कैश लेके आएंगे कि बैंक बैलेंस हम लोग का बन जाए 25,000। पहले से तो 10,000 है, तो कितना लाना पड़ेगा? 15,000 लाना पड़ेगा और भी, ठीक है, बैंक बैलेंस को 25 तक बनाने के लिए। और इतना कैश लाना पड़ेगा ताकि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। कैपिटल प्रोपोर्शनेट का मतलब कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट कैपिटल तो बोला ही नहीं है कितना है। कैपिटल बोलेगा तब तो हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1 क्यों? क्योंकि रहने वाला पार्टनर तो 2 ही है, बी और सी। तो बी सी का 2:1 में उनका कैपिटल दिखना चाहिए, लेकिन हमें टोटल कैपिटल नहीं पता। जब नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तब हम लोग क्या करते हैं? टोटल एसेट से लेस कर देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपिटल। अगर हम लोग टोटल एसेट से ये दोनों को लेस कर देंगे, मान लो बैंक लोन हम लोग का नॉन करेंट लाइबिलिटी है, मतलब बैंक लोन 1 ईयर से ज्यादा के लिए लिया हुआ है, स्पेसिफाई तो नहीं किया है, तो ये तो मेरा करेंट लाइबिलिटी। ये दोनों को लेस करने से तो कैपिटल मिलता है। तो बैलेंस शीट बना लेंगे, बनाने के बाद जो कैपिटल मिलेगा उस कैपिटल को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में, ठीक है। बोला है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग को बहुत सारा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सिर्फ जर्नल एंट्री से तो हम लोग मतलब डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। देखते हैं और आगे क्या बोला है। कुछ एंट्री अकाउंट बोला है कि नहीं बोला है? नहीं, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये अनऑल्टर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। फॉर द पर्पस ए इज रिटायरमेंट गुडविल रेज्ड फिक्स्ड एसेट रीवैल्यूड आल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करो। इलास्ट्रेशन नंबर कितना है? 9। इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं सारा, उसके बाद ही हम लोग जो है एंट्री करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरमेंट होने पे नॉर्मली गेन होता है। अब कुछ और भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। पार्टनर है हम लोग का एबीसी, इनका ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो था हाँ 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10। ए रिटायर कर रहा है, बी सी कंटिन्यू करना चाहता है 2:1 में, मतलब 2/3, 1/3। अच्छा, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस से पता चलेगा सैक्रिफाइस है कि गेन है। ए का 5/10 था, अभी तो कुछ नहीं रहेगा, यानी ए का क्या हो गया? 5/10 सैक्रिफाइस, ठीक है। अच्छा, बी का पहले 3/10 था, अभी है 2/3, तो माइनस करके देखते हैं कितना होगा। 9 - 20 कितना होता है? 11/30। अच्छा, ये गेन है देखो, क्योंकि ये वाला वैल्यू ज्यादा है तभी तो नेगेटिव आया, ये गेन हो गया। वैसे भी ये 30% है और ये 2/3 मतलब ज्यादा होता है। 2/3 इंटू 100 66.66% होता है। हाँ 66.66, जबकि 3/10 मतलब 30% होता है। अच्छा, 2/10 - 1/3, देखो इसमें कितना होगा? -4/30 गेन है। अच्छा, अब नॉर्मली रूल्स क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें
क्या क्या जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो रिवैल्यूएशन हम लोग इस क्वेश्चन को ना एक ही बार में कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्किंग नोट बोला है, तो हम लोग ना रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सब अलग अलग और नहीं बनाएंगे। देखो हमारे यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट होगा। एक को क्या क्या मिलेगा मुझे पहले ये बताओ। एक को उसका कैपिटल मिल जाएगा, अच्छा वो तो डायरेक्टली मिलेगा, उसका तो कोई कंपेंसेशन का बात नहीं है। एक को और क्या मिलेगा, जेएलपी मिलेगा। एक और क्या मिलेगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा। और जो फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज करने से रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है वो मिलेगा। तो 3 चीज मिलेगा। तो देखो इस प्रॉफिट हुआ है, ये देखो 1,10,000 और ये 80,000, ठीक है। तो हम लोग ये जो भी इसको गेन होगा वो सारी चीज को एक ही बार में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर। ए को कितना कितना शेयर मिल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा ए को क्या मिलेगा, फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट। अच्छा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,10,000 हो गया है वैल्यू, पहले कितना था 80,000। तो माइनस कर लेते हैं, हाँ 20 ना 30, अच्छा 30,000। ये पूरा नहीं मिलेगा, ये तो हम लिख रहे हैं, इसमें से कितना मिलेगा, जितना उसका शेयर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो जेएलपी मिलेगा, जेएलपी का, अच्छा जेएलपी भी रिवैल्यूएशन हुआ है तो पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन जेएलपी निकालो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन जेएलपी 25,000 माइनस 20,000, 5,000, अच्छा। और गुडविल का हिस्सा मिलेगा, गुडविल का कितना मिलेगा 1 लाख। मतलब हम लोग तो सभी टोटल लिख रहे हैं ना, यहाँ पर तो हम लोगों ने अभी भी ए का शेयर नहीं कैलकुलेट किया। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते तो टोटल इतना प्रॉफिट होता। अकाउंट नहीं बना के हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। तो हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना होता 35,000। और गुडविल का जो भी होता उसमें जो है गुडविल तो हमें बता दी, उसमें हम लोग एक का शेयर निकाल, कितना हो रहा है ऐड करो 1,35,000, इसमें ए का शेयर निकालेंगे। ए शेयर कितना होगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5/10। देखो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5/10, कितना हो जाए 67,500। अगर हम लोग ऐसे नहीं करके अकाउंट बनाते तो भी क्या होता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 35,000 में ए का शेयर निकालते, गुडविल में ए का शेयर निकालते, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग, तो भी तो यही होता, टोटल 67,500 ही हो जाता, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक एंट्री एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हमें बोला था ना कि बाकी पार्टनर का कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, उनको कैश लाना है, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना कैश लाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला ऐसा मत सोचो कि हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, अगर तुम लोग चाहो तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, बात एक ही होगा, ठीक है। अगर अकाउंट बनाओगे तो इधर बाई फिक्स्ड एसेट लिखोगे, ठीक है, इधर बाई जेएलपी लिखोगे, 35,000 बुक करोगे, यहाँ पर प्रॉफिट तीनों का डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 35,000 में ए का हिस्सा हो जाएगा 5/10, यानी कितना हो जाएगा 17,500, है ना। 35,000 का 2 डिवाइडेड बाई 2 करो, देखो 17,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ 34 और हाँ 500। और 1 लाख गुडविल में उसको कितना मिलेगा, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है 5/10, यानी कितना 50,000। गुडविल का कितना हो जाएगा 1 लाख में 5/10 यानी कि 50,000, 50 और ये दोनों का ऐड कर लो, हो गया 67। भी करने से चलेगा, क्योंकि हमें जर्नल करने बोला है, कहीं पर भी लेजर वेजर करने नहीं बोला था। अच्छा बाकी चाहो तो तुम लोग लेजर बना के कर सकते हो, जैसे अभी तो हम लोग लेजर ही बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल का बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, इधर भी लिखेंगे ए बी और सी। पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करो बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना होगा 50 40 30,
लिखो 50, 40 और 30। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए? नेक्स्ट एंट्री हम लोग का ये जो अभी हम लोगों ने किया ना कि ए को इतना मिलेगा, अच्छा ए को ये पूरा अमाउंट कौन कंपेंसेट करेगा? बी और सी कौन से रेशियो में करेगा? उनके गेनिंग रेशियो में। तो देखो कितना कितना हो रहा है, 1130 और 430। 24,750 नहीं, कुछ गलत हो रहा है। 67,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 11, 49। ये देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे गेनिंग रेशियो में? तो गेनिंग रेशियो कितना है? ये क्यों मैच नहीं हो रहा है हम बताते हैं। यहाँ पर तो 5 10 है ना, ये सब 30 है, तो बेस चेंज हो जा रहा है ना, या तो इसको भी 30 कर लो, इसीलिए इसको ऐसे लिखो 11:4 कि नहीं तो ये 30 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना, इसीलिए मैच नहीं हो रहा है मैथमेटिकली। इसको 11:4 करना पड़ेगा तब जाके होगा। 11/15 और 4/15। मतलब लॉजिक क्या है कि हम लोग यहाँ पर 5/10 ले रहे हैं ना, तो इसको भी या तो हमें 10 में सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये 1130 और 430 है, ये 30 है और ये 10 है, इसीलिए नहीं मैच हो रहा है। तो इससे बेटर है कि हम लोग गेनिंग रेशियो बना लेते हैं 11:4। बताओ कितना हो रहा है? हाँ, और 18,000 माइनस कर दो 18,000। अच्छा, एंट्री क्या होगा? बी सी डेबिट हो जाएगा, मतलब बीस कैपिटल और सीज कैपिटल कितना हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? ए। यही तो होगा ना। तो एंट्री तो हमें लिखना पड़ेगा वहां पर। अभी पोस्ट कर लेते हैं। पोस्ट में क्या लिखेंगे? बाई बी बाई सी बाई बी और बाई सी। कितना कितना हुआ? 49,500 और 18,000। और इधर भी तो लिखना पड़ेगा 2 एज कैपिटल, बी के कॉलम में 49,500 और सी के कॉलम में 18,000। अच्छा, अब ये चेक करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना पड़ेगा। हो गया, कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पर एक बार बन रहा है। अब इसमें चेक करो कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना पड़ रहा है। टोटल करते, मतलब ए को कितना देना पड़ेगा? 50, 49 और 18 प्लस 68,000, 10,500। लेकिन पूरा नहीं देंगे, इसका कितना देंगे? 50% कैश लाके देंगे। तो 50% कैश वो लोग लाएंगे बोल रहे हैं, तो हम लोग टू कैश या बैंक लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? अच्छा, 1,17,500 का 50% दे देंगे तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा कितना? 58,750। अच्छा, जो नहीं दे पा रहे वो क्या हो जाता है? लोन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 एज लोन। जो नहीं दे पाएंगे, ये इंप्लाइड है कि वो लोन हो जाएगा, तो लोन भी 58,750 का ही होगा, क्योंकि आधा आधा है ना, तो अमाउंट और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ये पे कर देंगे, ये मेरा लोन अमाउंट में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बी और सी को कैश लाना पड़ेगा और अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए नीचे अभी वर्किंग नोट बनेगा, तभी जाके ये वाला मेरा कंप्लीट हो सकता है। चलो और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ये तो वर्किंग नोट 3 है, वर्किंग नोट 4 बनाएंगे। मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि बैलेंस शीट में कितने अमाउंट का जो है हम लोग का कैपिटल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर एज रिटायरमेंट। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आफ्टर एज रिटायरमेंट। ए के रिटायरमेंट के बाद कितना कैपिटल जो है हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, वही कैपिटल बी और सी अपने अंदर क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
अच्छा, कैपिटल कितना होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? रुको एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि रिवैल्यूड बोला है, दे एग्री टू नेसेसरी। अच्छा, इसमें बोला नहीं है कि एज इट इज रखना है, मुझे ऐसा लगा ऐसा बोला था। ठीक है चलो, यहाँ पर लिखते हैं टोटल कैपिटल कितना है, सॉरी टोटल एसेट कितना है, 1,90,000 दिख रहा है, तो लिखो एसेट एज पर बैलेंस शीट कितना है, 1,90,000। ठीक है, for the purpose of age retirement goodwill was joint life policy was taken। यहाँ पर एक पॉइंट देना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिया है मुझे नहीं समझ में आ रहा। रुको, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि ये अपना एसेट का वैल्यू अनऑल्टर्ड रखना चाहते, क्या ये वाला लाइन कहीं दिख रहा है हम लोग को? joint life policy was taken and its surrender value was 25,000 for this purpose of age retirement goodwill को ऐसे रेस किया गया। sundry fixed asset was revalued for 1,10,000। also they agreed to bring cash to discharge 50% of the age claim to make the bank balance। क्योंकि यहाँ पर ना बोला गया था एक लाइन, ये शायद पता नहीं यहाँ पर से हटा दिया लग रहा है लाइन, मुझे जितना लग रहा है ये अनऑल्टर्ड रखना था। देखो तो पुराने वाले इसमें, एक सेकंड रुको, हम एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो पॉइंट हटा दिया, नहीं तो यहाँ पर हम लोग का बैलेंस शीट का वैल्यू 1,90,000 कैसे होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का वैल्यू तो हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं, तो नए बैलेंस शीट में तो फिर 1,10,000 आना चाहिए ना फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, तो फिर 1,90,000 तो होना नहीं चाहिए, ये मुझे डाउट लग रहा है। लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ है, बताओ एक सेकंड। For this purpose, sundry fixed asset, but BC, हाँ ये देखो, but BC did not prefer, to show such increase in the asset in the balance sheet। ये पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक एडिशनल पॉइंट लिखना पड़ेगा, but B and C did not prefer to show any change, ऐसे लिख देते, एनी चेंज इन एसेट इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये पॉइंट को ऐड करो, ये पॉइंट के बिना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहां से हट गया, इस पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, तुम लोग एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो। बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो एनी चेंज इन एसेट इन बैलेंस शीट, मतलब जो भी इन्होंने एसेट, दो एसेट में रिवैल्यूएशन दिखाया और गुडविल रेस करना चाहा, बट ओरिजिनली ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे, मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन याद आ रहा है जब हम लोग एडमिशन में किए थे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को एक बार मतलब डेबिट आइटम डेट मतलब एज इट इज लिखते हैं, फिर उसका ऑल्टर कर देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा करने का जरूरत नहीं होता है। अगर भूल गए हो तो देखो, मेमो रिवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग का डेबिट क्रेडिट हुआ वो लिखने के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। मान लो ए बी था, बाद में सी आ रहा है, तो पहले ए बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ऑल्टर करने के बाद ए बी सी में होगा, पहले ओल्ड पार्टनर में फिर न्यू पार्टनर में, लेकिन यहाँ पर तो रिटायरमेंट हो रहा है तो वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है तो हम लोगों को अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, वो पॉइंट हम लिखवा देंगे, क्योंकि अभी तक मुझे क्वेश्चन में ये पॉइंट मिल नहीं रहा था तो मैंने नहीं लिखवाया। अगर हमारा देखो, मैंने तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं दिखाया ना, यहाँ पर नॉर्मल रिवैल्यूएशन किया है, ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन से ही होगा, क्योंकि जब भी हम लोगों का रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा तो बिना अकाउंट बनाए हम लोग इस तरीके से करेंगे, सिर्फ हम लोग ये दिखाएंगे कि जो हम लोग का आउटगोइंग पार्टनर है उसको कितना शेयर मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में पहले एडमिशन में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में होता है, लेकिन यहाँ पर केस अलग है, पहले 3 रहेंगे बाद में 2 हो जाएंगे, या फिर पहले 2 बाद में 1, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट में इस तरीके से स्टेटमेंट बना के ही करेंगे, 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर नहीं होगा। अब वो लिखवा देंगे। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं कि अगर बी और सी को पसंद नहीं है कि उन्होंने जो भी चेंजेस किया है वो उनको नहीं चाहिए, तो मुझे बोलो क्या ये बैलेंस शीट का वैल्यू कुछ चेंज होगा? सन्ड्री एसेट ऐसे ही दिखेगा, इन्वेंट्री ऐसे ही दिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल ऐसे ही दिखेगा, जेएलपी ऐसे ही दिखेगा, लेकिन बैंक चेंज होगा।
बैंक का इम्पैक्ट तो आएगा ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बैंक का इम्पैक्ट इसीलिए आएगा क्योंकि इनको बैंक में कितना पैसा रखना है 25,000। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है लिखो 1,90,000 ऐड कर दो, बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक का अमाउंट हम लोग अनऑल्टर्ड नहीं रखते हैं, बैंक का अमाउंट जरूरत पे हमारा ऑल्टर्ड होता है, बाकी जो एसेट का वैल्यू है वो इनको चेंज नहीं करना है, ये बोला है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितना बढ़ाना पड़ेगा 15,000, ठीक है। ये पेन क्यों बंद हो गया, ये लो पेन बंद हो गया। पेन ही फ्रीज हो गया। एक मिनट रुको, पेन बंद हो गया। ठीक। 25, सॉरी 25 नहीं, कितना लिखना था, हाँ मतलब यहाँ माइनस करके दिखा देते, पहले से इनका कितना था 10,000, ठीक है, इनको 25,000 करना है, पहले से इनके पास 10,000 अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। बैलेंस शीट में जो चेंजेस दिखेगा एसेट साइड में वो इतना दिखेगा, तो टोटल करो कितना हो रहा है 2,05,000, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग लेस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा बीसी का। तो क्या लेस करेंगे, बैंक लोन ट्रेड पेबल माइनस करो, बैंक लोन और ट्रेड पेबल। बैंक लोन कितना है 40, ट्रेड पेबल 30, और एक चीज माइनस होगा, बोल सकते हो क्या है, न्यू वाले बैलेंस शीट में और एक चीज जाएगा, कैपिटल अकाउंट देखने से समझ में आएगा, बोलो और एक चीज क्या जाने वाला है, लोन, लोन ए का लोन, ठीक है। तो वो भी लेस करो, क्योंकि नए वाला बैलेंस शीट बनेगा तो ऐसे ही बनेगा ना, या फिर तुम लोग बैलेंस शीट बना के भी देख सकते हो, ठीक है। तो ए का लोन कितना है 58,750, तो लेस करके मुझे बताओ कि कितना अमाउंट आ रहा है, वही कैपिटल होगा, हाँ 76,000, ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का 76,250, ये क्या निकल गया कैपिटल। मतलब देखो ये अगर ऐसे यहाँ पर, अच्छा लिख लो हम फिर बताते, बी और सी, बी और सी का कैपिटल निकल जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बी सी का 2/3 1/3, देखो कितना हो रहा है 33, और ये माइनस करके बता दो 76,253 470, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में जो पॉइंट एडेड नहीं था वो पॉइंट ऐड होने के बाद हमारा फिक्स्ड एसेट इतना ही रहेगा। अगर तुम लोग इसको, मैंने ऐसे स्टेटमेंट दिखाया, अगर तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट में एक बैलेंस शीट बना सकते हो, बैलेंस शीट में तुम लोग ये 80,000 लिखोगे, ये 50 लिखोगे, ये 30 लिखोगे, ये 20 लिखोगे, इसको हटा के कितना कर दोगे 25,000, तो तुम लोग का इधर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हटा दो तो 1,80,000 प्लस 25 कितना होगा, ये तो 1,90,000 नहीं रहेगा, 1,90,000 से हम लोग 10,000 हटा दे रहे हैं, तो हम लोग का कितना हो जाएगा प्लस 25 कर दो, तो हम लोग का हो जाएगा कितना 2,05,000, ठीक है, ये बन गया 2,05,000। अच्छा नया वाला बैलेंस शीट में हम लोग का ए का लोन दिखेगा, कितना दिखेगा बताओ 58,750, ये दोनों हमें निकालना है कैपिटल, बाकी ये सब रहेगा, तो माइनस करो 70,000 40 30 70,000 और माइनस करो 58,750, तो कितना बच गया 76,000
250, उसी को तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को ये वाला पसंद नहीं आ रहा है कि हाँ ये तो क्या स्टेटमेंट फॉर्मेट, तो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम लोग बैलेंस शीट बना लो, वर्किंग नोट में ऐसा एक बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट बनाने से यहाँ पर जो गैप दिखेगा वही कैपिटल होगा, फिर उसको तुम लोग 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। और ये हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं, अगर वो पॉइंट एडेड नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बनने से रहा, क्योंकि फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि फिर तो इसे ऑल्टर करना पड़ेगा, मतलब हमारा आंसर मैच नहीं होगा। फिर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। क्यों, तब हम लोग क्या करेंगे, सेंट्री फिक्स्ड एसेट को कितना दिखाएंगे, 1 लाख ही दिखा देंगे, 1,10,000 दिखा देंगे, जितना बोला है, कितना बोला है, 1,10,000 बोला था ना, तब तो हमें चेंजेस को दिखाना पड़ेगा। और मैं पेन पता नहीं क्यों चला, ठीक है। तो इसको कैपिटल को अब लिखो, वहां पर कैपिटल अकाउंट में तुम लोग लिखो कैपिटल को, जो कैपिटल निकाले हो ना अभी बी और सी का, उसको तुम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखो। ये देखो यहाँ पर जो अकाउंट बना रहे थे ना, वहां लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो, किधर लिखोगे, टू बैलेंस सीडी बोलिए, क्लोजिंग। टू बैलेंस सीडी, बताओ कितना कितना हो रहा है, 50,833 और 25,417। अच्छा, अब इसका तो क्लोज था, ए का तो क्लोज था, ठीक है। बी का कैपिटल देखो कितना रखना है, बी का कैपिटल हमें 50,833 रखना है। अगर कुछ भी कम ज्यादा होगा तो वो लोग कैश लाएंगे, उन्होंने बोला था। तो कैसे पता चलेगा कैश लाना है कि देना है, देखो कैश तो लाना ही है, क्योंकि बी का कैश कितना था 40,000, उसको ए को कितना देना है 49,500, तो उसे 9,500 लाना पड़ेगा, प्लस उसको अपना कैपिटल 50,833 बनाने के लिए उसको कितना लाना पड़ेगा, ये अमाउंट प्लस 9,500 करने पे जितना आएगा वही हमारे यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए। बात समझ में आया, या फिर तुम लोग टोटल करके भी बैलेंस करोगे तो सेम ही अमाउंट आएगा ना। ये देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, 5833 प्लस 9500, इसे लाना पड़ेगा 6333। इधर जब बैलेंस करोगे ना बाई कैश बोल के, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6333, टोटल करके भी देख लो एक ही बात है, प्लस 40,000, तो कितना हो गया 1,00333। इधर भी वही आ रहा है, देख लो तो 1,00333। अच्छा, अब इधर है 30,000, बोलो सी को कैश लाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। देखो सी का 30,000 है, चेक करो 30,000 है, उसे तो 25,417 रखना है, लेकिन 18,000 पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो उसका कैपिटल कितना हो रहा है, 18,000 देने के बाद 12,000, लेकिन उसको कितना रखना है, तो बाकी जितना कम हो रहा है उतना लाना पड़ेगा, 13,417। या फिर तुम लोग लेजर बैलेंस कर लो, मिल जाएगा 13,417, ऐड कर लो, इधर कितना आ रहा है 43,417, इधर कितना आ रहा है उतना ही आएगा 43,417, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक एक करके पॉइंट बताया है मैंने। हम लोगों ने अभी फाइनल सोल्यूशन कुछ किया ही नहीं। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, जर्नल एंट्री, ये तो हम लोग का वर्किंग नोट चल रहा था, आंसर हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है। जर्नल एंट्री हो गया, अब हम लोग आंसर करते हैं, सोल्यूशन। जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये वाला जर्नल एंट्री कर देंगे। देखो ये जो था ना, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल, तो सभी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो लिखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए को देना है 67,500, बी देगा 49,500, सी देगा 18,000। यही एंट्री किया था हम लोगों ने। नरेशन लिखना है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 67,500 इंक्लूडिंग गुडविल, ड्यू टू ए borne by
B and C in gaining ratio 11:4. In gaining ratio 11:4. अच्छा, फर्स्ट ये वाला एंट्री हो जाएगा। सेकेंड एंट्री ए को पे करने का होगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री ए को पे करने का होगा। ए को हम लोग पे कर रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को कितना पे करना पड़ेगा? टोटल 67,500 प्लस कैपिटल का वैल्यू जो होता है, तुम लोग कैपिटल अकाउंट जो बनाए हो वहां पर दिख जाएगा। ये देखो 67,500 तो पे करना ही पड़ेगा। ये दोनों मिला के 67,500 हो रहा है, प्लस ये 50,000 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,500। तो उसमें 2 कैश 50% होगा, 2 लोन 50% होगा। यहाँ पर 67,500 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो वहां एडेड नहीं है ना, कैपिटल तो ऐड करना पड़ेगा। 2 एज लोन, 2 कैश, 58,750, 58,750 being settlement of A's claim. Settlement of A's claim by 50% payment and balance transfer to his loan account. 50% payment और 50% balance transfer to A's loan account. अच्छा, और एक एंट्री होगा, वो लोग कैश लेके आ रहे हैं उसका एंट्री होगा, ठीक है। ये वाला एंट्री होगा, ये जो कैश ला रहे हैं उसका एंट्री करो। थर्ड नंबर में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, मैंने कैश ही लिख दिया है। इनका लेजर क्या था? बैंक था। अच्छा, बैंक लिखने से ठीक होगा, हर जगह पे बैंक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कर लेते हैं, एक ही जगह पे करना है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला बैंक, ये बैंक कर लो, इनका बैंक का लेजर है, ठीक है। बैंक कर लो। बैंक टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अच्छा, कितना कैपिटल मतलब कितना कितना कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है? बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय बी एंड बीइंग कैश 60,333। अच्छा, टोटल 73,750 being cash introduced by B and C. Being cash introduced by B and C. बस, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये पॉइंट हम लिखवा देते हैं कि यहाँ तो था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, पॉइंट ऐड करने के बाद वो बन चुका है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो अगर रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पर लिखते हैं, एक नोट बना लो, ठीक है। नोट हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इफ देयर इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम revaluation in retirement, then following steps are followed। तो हम लोग किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे? एडमिशन में हमें पता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखो क्या करना है। रिवैल्यूएशन इन वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन डन इन वर्किंग नोट, ठीक है। मतलब हमें कोई अलग से लेजर नहीं बनाना है, सिर्फ वर्किंग नोट में लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 रिवैल्यूएशन लिखा था, जेएलपी का 5,000 और एसेट का 30,000, फिक्स्ड एसेट जो इंक्रीज हुआ था। हम लोगों ने कोई अकाउंट नहीं बनाया था, ठीक है। रिवैल्यूएशन हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे?
अगर क्वेश्चन में मान लो कोई जनरल रिजर्व है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन किसी और क्वेश्चन में भी तो हो सकता है, वो भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऑल्सो एडजस्ट विथ स्टेप 1, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के नीचे ही हम लोग जनरल रिजर्व को भी लिख देंगे जैसे हम लोगों ने गुडविल को लिखा है, ठीक है, और टोटल करके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर में उसको दिखा देंगे। और स्टेप 3 में भी लिखो कि नेट प्रॉफिट और लॉस विच विल बी गेट, जो भी मिल रहा है, विच विल बी गेट, उसका फिर हम लोग एंट्री कर देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट और लॉस विच विल बी गेट, उसका एंट्री मतलब हम समझाते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया, रिवैल्यूएशन को यहाँ पर दिखा दिया, गुडविल को दिखा दिया, गुडविल भी होगा तो हो जाएगा। यहाँ पर मान लो अगर कोई जनरल रिजर्व होता वो भी दिखा देते, दिखाने के बाद ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था दोनों रिवैल्यूएशन में। अगर लॉस होता में भी मान लो ये 30 और 5 अगर लॉस होता, गुडविल नहीं होता, तो ये प्रॉफिट की जगह कितना हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है। तो वही बोल रहा है, प्रॉफिट आए या लॉस आए वो हमें नेट करके चेक कर लेना है, एडलेस करके। फिर क्या होगा, वो हिस्सा किसको देना है, जो आउटगोइंग पार्टनर है। तो कैसे पेमेंट होता है, जर्नल एंट्री कैसे होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया, अगर हम लोग का प्रॉफिट निकल के आता है नेट, तो कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएंगे, यहाँ करते हैं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर लॉस हो गया, मान लो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ, तो फिर ए को भी तो उसका भरपाई करना पड़ेगा, ए का कैपिटल भी तो कम होगा। तो लिखो इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो एंट्री कैसे बनेगा, इन केस ऑफ लॉस। तो एंट्री क्या होगा, बोलो क्या होना चाहिए। तो गेनिंग पार्टनर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, टू ऐसे हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो हम लोग का रिवर्स एंट्री होगा, पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर। नॉर्मली हम लोग का कुछ ना कुछ करके प्रॉफिट ही आ जाता है, ठीक है। अगर आ गया लॉस तो जस्ट उसका रिवर्स एंट्री करना है। तो अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का सिचुएशन आ रहा है तो उसको हमें अकाउंट बना के दो बार दिखाना नहीं होता है, उसमें ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, वो एडमिशन में पॉसिबल है, यहाँ नहीं है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर अनऑल्टर्ड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे पता चलेगा, अगर पार्टनर लोग नहीं चाहते हैं कि उनका एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में कुछ भी चेंजेस हो बट रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट है, वो बताते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग सीखेंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप हम क्या करता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेने की जगह सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले लेता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी तीन पार्टनर है और पॉलिसी ले रखा है इन्होंने अलग अलग, ठीक है। इसने 1 लाख का पॉलिसी ले रखा है, इसने 2 लाख का ले रखा है, ठीक है, और इसने 3 लाख का ले रखा है। अच्छा, और सरेंडर वैल्यू है 10,000, 20,000 और 30,000, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है सी, इफ सी रिटायर्स, if C retires then C will get how much, ठीक है। C को कितना मिलेगा, अगर C रिटायर कर रहा है तो C को कितना मिलेगा, क्योंकि सबका अलग अलग पॉलिसी है। तो रूल्स हमें क्या बता रहा है, नॉर्मल बताओ, अगर C चला जाएगा तो C को क्या मिलेगा, फिर रूल्स बताएंगे।
30,000 मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जॉइंट लाइफ नहीं है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका पॉलिसी सरेंडर वैल्यू है 30,000, क्योंकि वो रिटायर कर रहा है, पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो उसे सरेंडर वैल्यू 30,000 मिलेगा। लेकिन ये जो वैल्यू से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने कुछ प्रीमियम भरा होगा तभी मिल रहा है। अब ये प्रीमियम अपने पर्सनल एक्सपेंस से भर रहा था कि बिजनेस के एक्सपेंस से भर रहा था? बिजनेस के एक्सपेंस से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस में जेएलपी के जगह सेपरेट लाइफ पॉलिसी किया है। तो क्या ये 30,000 पूरा इसे मिलना चाहिए? लॉजिकली सोचो, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 30,000 सरेंडर वैल्यू जिस प्रीमियम के अगेंस्ट में मिल रहा है वो तो बिजनेस में लाया गया प्रॉफिट से, तो उस प्रॉफिट को बनाने में तो कंट्रीब्यूशन तीनों का है, ठीक है। तो रूल्स हमें क्या बोल रहा है कि सी का शेयर कैसे होगा? तो सी का शेयर ऐसा होना चाहिए, उसका जो वैल्यू है 30,000, ठीक है, ये तो होगा ही, प्लस हमें यहाँ पर इन दोनों का सरेंडर वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 20,000 और 10,000, सभी का सरेंडर वैल्यू को ऐड कर लेंगे इनटू सी का शेयर जो है जितना। अब मान लो इनका पीएसआर है, यहाँ पर लिख देते हैं, इनका पीएसआर है हम लोग का 3:1:1, ठीक है। तो सी का पीएसआर कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 30 और 20, 50 और 10, कितना हो गया? 60,000 इंटू 1/5 कितना होता है? 12,000, ठीक है। तो रूल्स क्या बोल रहा है कि अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की जगह अगर पार्टनर लोग अपने अपने नाम पे अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, तो सभी कोई प्रीमियम कहाँ से भरते हैं? फर्म से भरते हैं, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा ऑफ द लाइफ पॉलिसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है। सभी के सरेंडर वैल्यू को ऑन दैट मोमेंट हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टोटल सरेंडर वैल्यू का उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया हुआ है कि नहीं? नहीं लिया नहीं था, चलो कोई बात नहीं। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ऐसे करना पड़ेगा, इस तरीके से होगा। अगर हमें क्वेश्चन में कभी बोल देता है, नॉर्मली बड़े वाले क्वेश्चन में सेपरेट लाइफ पॉलिसी नहीं रहता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ही रहता है, लेकिन अगर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले तो हमें इस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 10th नंबर हम लोगों ने कर लिया था, 11 भी हो गया था। अब यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स का ही टाइम बचा है, चलो यही कर लेते। बोलो, बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर रिटायर। अगर कोई रिटायर करता है तो क्या बिजनेस बंद हो जाना चाहिए? फॉल्स, ठीक है। हाँ, ऐसा तो कुछ रूल्स नहीं है कि बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। फॉल्स। फॉल्स होगा। ट्रीटमेंट तो होता है, ओल्ड जितने भी पार्टनर है सभी को एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व वो सभी कुछ मिल जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है सेम हो, लेकिन ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जब चाहे रिटायर कर सकता है नोटिस देके। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। फॉरगो मतलब छोड़ देना, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसको कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई तुम्हें गुडविल का शेयर नहीं मिलेगा, छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 5th नंबर भी हम लोग का फॉल्स। अच्छा, 6th नंबर में इफ ए पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर, मतलब किसी एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में रिटायर कर रहा है, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब मान लो एक ईयर जैन टू दिसंबर चलता है किसी का बिजनेस, अब किसी को मान लो अगस्त में रिटायरमेंट लेना है, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट, जो रिटायर कर रहा है उसे प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। कब से कब तक का? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेट ऑफ द रिटायरमेंट तक का जो भी प्रॉफिट, क्योंकि वो अगस्त में जा रहा है तब तक तो वो बिजनेस में काम किया है, मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन कब तक का मिलेगा? जैन से लेके अगस्त तक का। अगर ये लैंग्वेज लिखा हुआ है तो ये ट्रू होना चाहिए। कब से कब मिलेगा? या तो बोला है मिलेगा ही नहीं, चलो उस हिसाब से तो ये हम लोग का फॉल्स होता है। लेकिन अगर एंटाइटल्ड होता तो कब से कब तक का मिलता? जब से ईयर स्टार्ट हुआ है तब से लेके उसके रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट उसे मिलेगा, ये पीरियड का लेकिन नहीं मिलेगा, ठीक है। 6th नंबर का हम लोग का फॉल्स हो गया। अच्छा, 7th नंबर देखो क्या बोला है।
7th नंबर में इफ द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बोलो जो जेल, हाँ ट्रू होगा। जेल पे लिया है और अगर रिटायर कर रहा है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है, मतलब किधर दिख रहा होगा, लाइबिलिटी साइड में। इन बैलेंस शीट इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है सभी पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ट्रू, ठीक है। कोई भी रिजर्व अगर अपीयर करता है तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, ठीक है। नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, फॉल्स, ऐसा नहीं है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमें बनाने का जरूरत है, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, ये फॉल्स होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फॉल्स, ऐसा नहीं है, सभी को मिलेगा, जितने भी पार्टनर थे सभी को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर देखो, CDE are partners sharing profit and losses in the proportion half, 1/3 and 1/6. D retire and due profit sharing ratio C और E का 3:2 and the reserve of 12,000 is divided among the partner in the ratio. ये दिया हुआ है, ऑप्शन किस चीज का दिया हुआ है, रिजर्व का दिया हुआ है शायद, हाँ रिजर्व को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अच्छा बोलो, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला सही है, ये पूछ रहा है। हाँ ओल्ड पे होगा, कौन सा सही है बताओ, कौन सा, ए बी सी, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। अच्छा हाँ सी वाला सही है। अगर तुम लोग 1/2, 1/3, 1/6 में कर दोगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो ऐसा थोड़ी होता है, सभी को क्या करना पड़ेगा। हाँ तो ये 6 कर लेते हैं, 6 सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ कितना करोगे 3, यहाँ कितना करोगे 3, तो रेशियो क्या होगा 3:2:1। अब 12,000 को डिवाइड करो, 3, 2, 5 और 1 6, कितना हो गया 2,000, तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6,000, 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4,000, 2,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2,000। अगर डायरेक्टली हाफ, 1/3 और 1/6 में कर दोगे तो आंसर फिर तुम लोग का गलत आ सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आ जा रहा है, बात अलग है, ये कॉमा कॉमा दिया है, रेशियो नहीं बनाया है, ठीक है, कॉमा कॉमा दिया है तो डायरेक्टली भी आ जा रहा है 1/2, 1/3, 1/6। अच्छा ऑप्शन हम लोग का सी होगा इसमें। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, ए बी एंड सी टेक्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, old profit sharing ratio 2:1. After retirement, A and C decide to share profit and losses equally. They had taken a joint life policy of 2,50,000. अच्छा फिर बोल रहा है with the surrender value of 50,000. What will be the treatment in partners capital account on receiving the JLP amount if JLP policy premium is fully charged to revenue as and when paid? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन हम लोग को दिया है 50,000 credited to all partners, 2,50,000 credited to all partners in old ratio, 2,00,000 credited to all partners in old ratio. एक बार फिर से पढ़ते हैं, एबीसी का एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ था, हाँ ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन तो ए बोल रहा है, देखते हैं। एबीसी टेक्स जॉइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years बी रिटायर्स, तो बी रिटायर होने से इनको क्या मिलेगा सरेंडर वैल्यू, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। अच्छा आफ्टर रिटायरमेंट एसी ने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने अपना प्रॉफिट रखा 1:1। दे टेकन ए जेएलपी ऑफ 2,50,000। अच्छा इन्होंने भी एक जेएलपी ले रखा है जो कि है 2,50,000 का विद सरेंडर वैल्यू ऑफ 50,000। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग द जेएलपी अमाउंट इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज्ड टू रेवेन्यू एज एंड व्हेन पेड। अच्छा रेवेन्यू का मतलब जेएलपी एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो जब उन्हें अमाउंट रिसीव होगा वो पूरा का पूरा अमाउंट वो लोग क्या करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा तो यहाँ पर पहले वाले केस का तो हमें सरेंडर वैल्यू बताया नहीं है, दूसरे वाले केस का बताया है 50,000। तो हम लोग यहाँ पर देखो ये 2 बार रिटायरमेंट बोला, एक बार बोला कि ए रिटायर हो गया, ठीक है, लेकिन सॉरी बी रिटायर हो गया, लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं है कि सरेंडर वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में। फिर बोला ए सी ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया, सरेंडर वैल्यू 50,000। अब बोल रहा है कि अगर इन्होंने हमेशा इसे एज एन एक्सपेंस चार्ज किया है तो इनको कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग तो 2 ही पैसा बोल सकते हैं, या तो 2,50,000 या 50। पहले वाले केस का तो अमाउंट है ही नहीं हमारे पास,
नहीं समझ में आया? पहले वाले केस का तो हमारे पास डेटा ही नहीं है पूरा पूरा अवेलेबल, जब एबीसी 3 पार्टनर था, है ना, सिर्फ ये वाला डेटा अवेलेबल है, तो 50,000 मिलेगा ना। हमें तो बोला नहीं है रिटायरमेंट, क्या बोलते हैं उसे, डेथ हुआ है बोल के, क्या बोला है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग द जेएलपी अमाउंट। हाँ बोलो। पॉलिसी प्रीमियम इस प्रीमियम जो भी भर रहे हैं वो एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर हमें जेएलपी अमाउंट मिल जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट तो ये होगा, जो भी अमाउंट मिलेगा वो सारे पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। 50,000 credited to all partner in old ratio, 2,50,000 credited to all partners in old ratio, 2,00,000 credited to all partners in old ratio। अच्छा, अब यहाँ 2,50,000 बोला है, देखो 2,00,000 का तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, 2,00,000 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, एक 50 है एक 2,50,000 है। अब यहाँ तो क्लियर बोला ही नहीं है कि रिटायरमेंट है या फिर डेथ है। अगर डेथ होगा तो कितना मिलेगा, 2,50,000, और अगर रिटायरमेंट हुआ तो कितना होगा, 50। ऑप्शन यहाँ पे 2 का ए दे रखा है, मतलब यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि रिटायरमेंट हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा कहाँ है कि रिटायरमेंट, ऊपर लिखा है, लेकिन फिर उसके बाद बोल रहे, अच्छा अच्छा ये तो इसी के साथ एडेड है ना, हाँ मेरा ही गलत हुआ, देखो रिटायरमेंट ही तो हो रहा है एबीसी में। अगर बी रिटायर कर जा रहा है और बोल रहा है एसी आगे बिजनेस इक्वली जो है मतलब शेयर कर रहा है, इक्वली नहीं 2:1 में ना, कहा बोला इक्वली, और उन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा था 2,50,000 का, सरेंडर वैल्यू 50 का था, तो बी के रिटायरमेंट के बाद इनको कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा, जो कि ये तीनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कौन से रेशियो में, 2:1, है ना, ये होना चाहिए। तो फिर अब क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर में क्या बोला है, ABC taken a joint life policy after 5 years, B retires from the firm, old profit sharing ratio 2:1, after retirement A and C decide to share profits equally, they had taken joint life policy 2,50,000 with surrender value 50,000, what will be the treatment in the partners capital account on receiving JLP amount if joint life policy is maintained at surrender value, मतलब JLP as an asset। अच्छा अब बोलो एबीसी तीनों था, बी रिटायर कर गया, तो सबसे पहले रिटायर करने से क्या मिलता है, लेकिन सरेंडर वैल्यू पे जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो जितना सरेंडर वैल्यू उतना तो प्रॉफिट बुक हो जाता है, मतलब उतना एसेट ब्लॉक हो जाता है। अब सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली बैंक टू जेएलपी होगा, बट पार्टनर्स कैपिटल में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, ABC are partners sharing profit 2:1 on retirement of B, goodwill valued 30,000, find the contribution of A and C to compensate B। B रिटायर कर रहा है, AC को कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर B रिटायर कर जा रहा है तो ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था, 2/5, 2/5 और 1/5, B चला जा रहा है, तो फिर ए सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें बताया नहीं कि उनके जाने के बाद उनका नया रेशियो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, मतलब बी को हटा दो, सिर्फ कितना हो जाएगा, 2:1। ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिटायरमेंट में एक क्लास जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब मैंने ये वाला पॉइंट दिखाया था, देखो जो भी हट जाएगा उसको हटा दो, ठीक है, तो 2/3 और 1/3 हो जाएगा। अब चेक करो इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है, 2/5 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 15, 6 और यहाँ पर हो गया 5, 1/15, ये वाला 1/5 माइनस 1/3, 2/15, मतलब 1:2 हो रहा है, ठीक है। तो एसी को कैसे कंपेंसेट करेगा, 1/3 और 2/3। अच्छा गुडविल का वैल्यूएशन 30,000 है, तो बी को कितना, ए को कितना, सॉरी बी को कितना मिलना चाहिए, 30,000 तो नहीं मिलेगा, उसमें उसका शेयर मिलेगा, ये तो टोटल गुडविल है, तो बी का शेयर कितना होगा, 30,000 इंटू 2/5, तो कितना हो जाएगा, 12,000, क्यों
2:2:1, ये वाला गलत हो गया, ये 10 हो जाएगा, हाँ 4/15 हो जाएगा, ये ठीक है 2/15, तो 4:2 यानी 2:1 हो जाएगा। रेशियो भी तो वही निकल के आएगा जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो पहले बी का गुडविल का शेयर निकालते, कितना हो रहा है 12,000। अच्छा, उसमें से एक जन देगा 2/3 और दूसरा देगा 1/3, तो इसका 2/3 करो 8,000 और बाकी कितना हो रहा है 4,000, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, पहले बी का शेयर निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना कितना गेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला देखो, एबीसी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1, कैपिटल है 50,000 फॉर ए and B, for C 25,000. अच्छा, the capital balance of 50,000 for A and B, for C 25,000. B declared to retire from the firm, balance in reserve on the date 50,000. If goodwill of the firm 30,000, profit on revaluation 7050, then what amount will be transferred to loan account of B? B को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर एक B का अकाउंट बना लो, तो B का सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD, वो अपना कैपिटल लेके जाएगा। बोलो B का कैपिटल कितना दिख रहा है, ये हटाते दिख जाएगा, देखो बी का कैपिटल 50,000, दोनों का ही बोला है ना, तो फिर इसका भी हम लोग को कितना लिखेंगे, 50,000 ही तो लिखना पड़ेगा। कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 फॉर ए एंड बी, सी का 25। अच्छा, बी डिक्लेयर टू रिटायर, रिजर्व था 15,000, तो बी को रिजर्व का कितना मिलेगा, 15,000 में जितना उसका शेयर है, 15,000 में बी का शेयर कितना है 2/5, कितना होगा 6,000। ठीक है, अच्छा और क्या मिलेगा, गुडविल 30,000 था, गुडविल का शेयर मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली, कंपेंसेट कोई भी करे, इसको तो अपना पूरा ही मिलने वाला है, 30,000 का 12,000। अच्छा, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 7050, इसमें भी इसका पोर्शन मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, 7050 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसमें भी 25 मिलेगा, कितना 20। अब सबको ऐड करके देखो किसके साथ आंसर मैच हो रहा है, ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला हो रहा है ना 70,820, ये तो दिख रहा है यहाँ पर 2820 तो आ ही रहा है, तो 820 तो पीछे आ ही जाएगा। 12 और 6 18 और 2 20, 20 और यहाँ पर 50, 70,820 हो गया। जो भी अमाउंट बोला था उसमें उसका शेयर लगा दिया, मतलब प्रॉफिट का शेयर, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा कितना होगा। अच्छा, अब 6th वाला देखो, A, B, C are partners sharing profit and losses, same type of question है, 2:2:1. C retires on decided date and goodwill of the firm 60,000. Find the amount payable to retiring partner on account of goodwill. बताओ, गुडविल 60,000 था, जो चला जा रहा है उसे गुडविल का कितना हिस्सा मिलेगा, बोलो बोलो, ये तो आसान है। रिटायर कर रहा है C, इसका प्रॉफिट शेयरिंग में निकालेंगे ना, 1 बाई कितना होगा 10,000 हाँ 10,000, 10,000 हो रहा है ना, कैलकुलेशन गलत हुआ होगा, देखो 10,000 हो रहा है। 6 का हमारा सी हो जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही तो लगाना है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। और 2 है देखो, ABC वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, ए रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यू 24,000, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, बोल रहा है क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन एट 24,000, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे गुडविल को, नहीं, ऐसा तो कुछ रूल्स है नहीं। ठीक है, बोल रहा है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये होना चाहिए। और यहाँ पर बोला है ओनली एज कैपिटल क्रेडिटेड विथ 12,000, बोल रहा है कि सिर्फ ए के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 12,000, पता नहीं अब ए का 12,000 हो रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 24,000 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो रहा है 12,000, लेकिन सिर्फ इसका ओनली लिखा हुआ है ना, ये गलत है। क्रेडिट अगर होता भी है तो बाकी दोनों का डेबिट भी तो होगा,
है ना। तो जरूरी तो नहीं है सिर्फ ए का ही होगा, क्योंकि जो ए को मिलेगा कहां से, बी सी देगा तभी मिलेगा। तो ये सही है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करने के बाद हमें जो है देखना पड़ेगा कि एंट्री क्या हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट दिया हुआ है। और लास्ट यहाँ पर बोला है बैलेंसेस ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज 2 लाख 3 लाख और यहाँ पर 2 लाख, मतलब एबीसी तीनों का कैपिटल बता दिया और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैपिटल रेशियो है, मतलब कितना होगा 3:2। हाँ 2:3:2। ए डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ये चले जा रहा है, ठीक है, ए चले जा रहा है। बी एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बी सी बोल रहे हैं 1:1 में शिफ्ट हो जाएंगे। गुडविल बोल रहा है 1,40,000 वैल्यू हुआ है एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, वो तो करना भी नहीं है, रेज हमें करना ही नहीं है। अब बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए 1,40,000 में से ए अपना हिस्सा लेके जाएगा और उसे कंपेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर। अब देखते हैं अलग अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है कौन सा सही है। बोल रहा है क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1,40,000, बोल रहा है कि सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, मतलब 2A 2B 2C लिख दो और यहाँ पर 1,40,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या ये सही बोल रहा है? नहीं ये तो नहीं होगा ना, ये गलत हो रहा है। हाँ बोलो कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी। यहाँ पर बोला क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं 1,40,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। करना क्या होता है, ए को जितना शेयर मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा एक बार चेक करो तो 1,40,000 का 2/7, अच्छा तो ये हो गया हम लोग का 40,000, तो ए को 40,000 मिल जाएगा। ये देखो क्रेडिट एज अकाउंट विथ 40,000, और अगर बी सी हमारा गेनिंग पार्टनर होता है जो कि चेक करना पड़ेगा, तो वो दोनों का अकाउंट शायद गेनिंग पार्टनर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीस कैपिटल अकाउंट विथ 10,000 एंड सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 से डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका गेनिंग रेशियो निकालोगे तो तुम लोग को 1:3 मिलेगा शायद, ये देखो 1:3 में ही हुआ है। तो 1:3 में ये 40,000 को कंपेंसेट करने वाले, 1:3 करने से एक का 10 आ जाएगा, एक का हम लोग का 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, बाकी हम लोग बिना कैलकुलेट किए भी बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी ही हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का रिटायरमेंट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हम लोग करवाएंगे, लेकिन ये बी वाला हम और नहीं करवाएंगे, देखते जरूरत होगा तो करवाएंगे। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं एक, ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे तो शायद समझ में आएगा, बी रिपीट है इलास्ट्रेशन के साथ। तो नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला करेंगे और उसके बाद जो है डेथ जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू।